A very good morning to all of you. Today we will start a very important chapter from Unit 4, that is cross cultural challenges in international business. We will cover this chapter in two parts. In first part, I will tell you what is culture and what are the cross cultural challenges in international business. So let's start today's topic. What do you mean by culture? As we all know, culture is an integral part of country's operating environment. कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है वो वैल्यूज़, वो एटीट्यूड, वो बिलीफ जो एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करते हैं. कल्चर के अंदर हमारा ट्रेडिशन भी आ जाता है, कस्टम भी आ जाता है, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन अ सोसाइटी, स्टेटस ऑफ एज्ड पर्सन एट्सेट्रा. कल्चर जनरली डिफाइन करता है किसी भी मेंबर या सोसाइटी की थॉट और बिहेवियर पैटर्न. ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस की. देखिए कि जब भी हम अपनी मल्टीनेशनल कंपनी, जब भी हम अपनी सब्सिडरी किसी दूसरी कंट्री में लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उसके कल्चर की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है. तो जब हम कल्चर की स्टडी करेंगे तो वहाँ हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे. सबसे पहला चैलेंज है हमारा डिफ़िकल्टी इन कंट्री टू कंट्री कल्चरल एनालिसिस. कंट्री टू कंट्री कल्चरल एनालिसिस. देखिए, एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री के कल्चर से अलग होता है. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में सेम कल्चर फॉलो हो, क्योंकि एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर फॉलो हो सकते हैं. अब जैसे कि हम बात करें रूरल एंड अर्बन एरिया की, हो सकता है एक कंट्री का रूरल और अर्बन एरिया का कल्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन दो कंट्रीज़ के अर्बन एरिया का कल्चर मैच करता हो. तो इस केस में हमें क्या देखना है, तो हमें अपना कंपैरिजन करना होगा कि जब भी हम अपनी सब्सिडरी किसी दूसरी कंट्री में लगाने चाहें, तो उसके कल्चर की डिटेल स्टडी पहले करनी होगी. सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम. अब हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नियर अबाउट 10,000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं. अब हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जब भी आप दूसरी कंट्री के साथ डील करने जाओ, तो लैंग्वेज बैरियर सामने आ जाता है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, तो ये प्रॉब्लम सामने आएगी. फिर आता है डिफ़िकल्टी इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा आ जाता है जनरली बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से रिलेटेड. अब देखिए कि जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम अपने सिंबल्स यूज़ करते हैं, अपना हैंड मूवमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, हर कंट्री में उसका मीनिंग अलग अलग होता है. जैसे कि अगर हम अपने हेड को लेफ़्ट से राइट तक शेक करें, हेड को लेफ़्ट से राइट तक शेक करें, इसका मतलब क्या होता है जनरली, अगर हम यूएसए कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो नो, मना करते हैं ना हम गर्दन हिला के, तो डैट इज़ नो. जबकि बुल्गारिया और मलेशिया में गर्दन हिलाने का मतलब यस है. वहीं पर हम थम्स अप करते हैं. थम्स अप के क्या होता है, जनरली किसी को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं. लेकिन अगर हम ईरान में थम्स अप करें, दैट इज़ ऑफेंसिव इन दैट कंट्री. तो यही है कि जो हम बॉडी लैंग्वेज अपनी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर किसी कल्चर में तो उसका पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है, वहीं दूसरे कल्चर में वो ऑफेंसिव हो सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस इन एटिकेट्स. एटिकेट्स का मतलब क्या होता है आपका, आपका होता है कि वे ऑफ ग्रीटिंग पीपल, सॉरो कैसे शो कर रहे हो, सिंपैथी कैसे दिखा रहे हो किसी को, हैप्पीनेस, शोइंग रिस्पेक्ट, टेबल मैनर्स, वे ऑफ कंडक्टेड मीटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो यहाँ भी कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री जो होता है आपका एटिकेट्स के मेथड्स और कल्चर डिफरेंट होगा. जैसे लाफर की बात करें, हंसना, किसी से बात करते करते हंस रहे हैं, कहीं तो वो खुशी को जाहिर कर रहा है, कहीं पर वो डिस्कम्फर्ट या एम्बैरेसमेंट हो जाता है, किसी को लगता है कि ये तो मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुझे इंसल्ट किया जा रहा है. तो यहाँ पर लाफर का मीनिंग भी अलग अलग निकाला जा सकता है. सिमिलरली
यहाँ पर एटिकेट्स की बात करें तो उसी में सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं हैंडशेक। देखिए कुछ नेशंस के अंदर हैंडशेक इज़ गुड, इज़ अ मीनिंग ऑफ ग्रीटिंग, लेकिन वहीं पर अगर हम हैंडशेक की बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ में कि एक मेल मेंबर फीमेल मेंबर के साथ हैंडशेक करे, तो वहाँ पर उस चीज़ को ऑफेंसिव माना जा सकता है। नेक्स्ट आएगा एटिकेट्स में आपका एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। जनरली कुछ कंट्रीज में क्या होता है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम यूएसए कंट्रीज की बात करें तो यूएस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फॉर बिजनेस डिस्कशन जनरली 5 to 8 फीट का होता है। तो अगर जो डिस्टेंस है बिटवीन द कस्टमरी, तो क्या होता है जो बिजनेसमैन है वो जनरली इतना डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही लेता है। सिमिलरली कहीं दूसरे कल्चर की बात करें जहाँ पर इतना डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है और दोनों कल्चर कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज से आपस में मिल जाए, तो एक कल्चर वाला पर्सन दूसरे कल्चर से ऑफेंसिव फील कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर एटिकेट्स में आप डाल सकते हो परसेप्शन ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी। जनरली हम जानते हैं यूएस के जो बंदे होंगे, अमेरिकन्स जो होते हैं, वो जनरली बिजनेस मीटिंग्स को लेकर बहुत पंक्चुअल हो सकते हैं। वहीं पर जो अमेरिकन ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे इंडियंस की ही बात करें, वो कहीं भी कोई भी मीटिंग होगी उसमें कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो डिले होती होती है। तो ये क्या होता है, ये भी आपस में बिजनेस रिलेशंस हमारे डिस्ट्रॉय करने का एक रीज़न बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ प्रेस्टीज। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे यूएसए, जैसे हम अपना घर का काम करते हैं या फिर ऑफिस में भी अपने लिए कॉफ़ी मशीन से खुद ले ली और इस तरीके से अपना काम मतलब खुद करना, ये प्रेस्टीज माना जाता है। वहीं दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे डोर ओपन करना ये तो पियोन ही करेगा, ये हमारे मतलब ये हमारी तौहीन होगी अगर हम डोर ओपन कर दें, अगर अपना काम हम खुद कर लें। तो जनरली ये कल्चर क्या है, प्रेस्टीज का मीनिंग ही बदल कर रख दिया। कहीं पर खुद का खुद काम करना, दैट इज़ द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। लाइक इन यूएसए लोग अपने शू खुद पॉलिश करेंगे, अपना घर खुद साफ करेंगे, अपना डोर खुद खोलेंगे, फेचिंग मशीन से कॉफ़ी खुद लेकर आएंगे। वहीं पर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट, ऐसे बंदों को और इस कल्चर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये इन्हें रिस्पेक्ट का मीनिंग नहीं मालूम। तो ये एटिकेट्स को लेकर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं बिटवीन द कंट्रीज। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन बिहेवियरल प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग अफेक्टिंग बिजनेस। ये आपको एक दूसरी स्लाइड से इसका मीनिंग ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, डिफरेंसेस इन बिहेवियरल प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग बिजनेस। बिहेवियर मतलब काम करने का तरीका, वैल्यू सिस्टम, वो भी अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री का। जैसे कि एक एक करके पढ़ते जाएंगे। मोनोक्रोनिक वर्सेस पॉलीक्रोनिक कल्चर। मोनोक्रोनिक सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर एक बार में एक काम करने को तवज्जो दी जाती है। मतलब आप एक टाइम पर एक ही काम करोगे, आप ये नहीं है कि एक टाइम पर 2-3 काम कर रहे हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा काम हैं भी, तो आप प्रायोरिटी सेट करोगे कि आपके लिए पहले इम्पॉर्टेंट काम क्या है, फिर उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करके एक-एक करके सीक्वेंस में काम करोगे। वहीं पॉलीक्रॉनिक सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर एक साथ एक से ज़्यादा काम किया जाता है और वहाँ पर इसी चीज़ को कि जो एक बार में एक से ज़्यादा काम मल्टीटास्कर होगा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो जहाँ कई बार ऐसा होता है जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स आमने सामने आ जाते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि जो पॉलीक्रॉनिक वाले होते हैं वो सोचते हैं मोनोक्रॉनिक वाला तो काम करना ही पसंद नहीं करता, एक बार में एक ही काम कर रहा है। वहीं पर जो मोनोक्रोनिक वाला होता है वो पॉलीक्रोनिक वाले को रॉन्ग समझता है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का रीज़न बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, सबसे पहले ये देखो। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, जहाँ पर जो लोग होते हैं, जहाँ के जो लोग होंगे वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पर विश्वास करते हैं। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपने पॉइंट्स को लेकर। वो ये मानकर चलते हैं कि जो फैक्ट्स और फिगर्स उनके पास हैं उन्हीं के बेस पर वो डिसीजन लेंगे।
वो ये नहीं है कि आपने मुझे कुछ बोल दिया, किसी थर्ड पर्सन ने मुझे कुछ बोल दिया, उन बातों से इफ़ेक्ट होकर आपने डिसीज़न लिया, नहीं, जो आपके सामने सच है, उसके बेस पे जो आपके सामने फैक्ट्स हैं, उसके बेस पर डिसीज़न लेंगे। जबकि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर के अंदर क्या होता है, पीपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी नहीं कर रहे डिसीज़न लेने के लिए, वो अदर इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे वो लोगों के ज़रिए भी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, जैसे किसी सिचुएशन की स्टडी करनी हो, हाँ, यहाँ क्या हुआ था? वो सिर्फ़ देखते नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, वो देखते हैं 3-4 बंदों से पूछेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जनरली जब हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर जब मैच करता है, तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले क्या सोचते हैं कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले लोग तो बहुत डिले करते हैं काम करने में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतना टाइम ले रहे हैं। वही हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले सोचते हैं कि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर को तो बिजनेस डील साइन करने की बहुत जल्दी है, इसलिए वो फटाफट फैक्ट के बेस पर डिसीजन ले रहे हैं। तो दोनों में हो गया ना डिस्प्यूट। नेक्स्ट आता है हमारा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वर्सेस रिस्क टेकिंग बिहेवियर। ये तो इजी सा पॉइंट है। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर रिस्क लेना ही पसंद नहीं किया जाता। जनरली ऐसे कल्चर के लोग क्या होते हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम उन्हें जॉब मिल गई, उसके बाद उन्हें जॉब ही नहीं चेंज करनी। वो क्या कहते हैं कि इसी जॉब में टिके रहना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी है और एक नॉर्मल इनकम उनकी जनरेट हो ही रही है। वहीं पर रिस्क टेकिंग बिहेवियर में क्या है, ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वो रिस्क ले लेके आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ भी ये भी एक कल्चर डिफरेंस का एक रीज़न बन जाता है। उसके बाद है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। देखिए, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सिर्फ काम करने को लेकर समझता है, उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहता। बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जैसे कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करने को लेकर, अपने लेजर टाइम को इंजॉय करने को लेकर, या वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने को लेकर, या अपनी कोई पर्सनल ट्रेनिंग करनी हो। ठीक है। तो अगर हम कलेक्टिविज्म की बात करें, तो कलेक्टिविज्म में क्या होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल खुद को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझता है। वो सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही मुझे बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगी, मेरी स्किल को इम्प्रूव करने को लेकर, साथ में मेरे को जैसे घूमने फिरने के पैकेजेस भी देगी, साथ में और क्या क्या करेगी, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कर सके वो करेगी, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ भी कल्चर को लेकर डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक स्टडी हुई जिसमें जापान के एम्प्लॉयज़ क्या थे, मोर कलेक्टिविज्म, बट यूएसए, रशिया और यूके के इंडिविजुअलिस्ट का जो है वो कल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ भी जब यूके और जापान का कल्चर मैच आपस में बिजनेस करने पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रल वर्सेस इमोशनल कल्चर। न्यूट्रल कल्चर वाले लोग कौन से होते हैं, जो ना तो दुख में अपना इमोशन शो करते हैं, ना ही खुशी में अपना इमोशन शो करते हैं। वो हर सिचुएशन में नॉर्मल रहते हैं, वो इमोशंस को बाहर नहीं झलकाना चाहते। जबकि कुछ कल्चर के लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में तो अच्छे से खुश होंगे कि अगर उन्हें कोई अचीवमेंट हुई है, वहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो अपना इमोशन शो करने से रुकते नहीं हैं, उनके इमोशंस उनके चेहरे पर नज़र आ जाते हैं, कि अगर सोरो है, हैप्पीनेस है, वो सब कुछ नज़र आता है। तो हम अगर देखें तो अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं, वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग देखें तो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। तो यही यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ अगर मिलें आपस में, अमेरिकन सॉरी एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन मेरे मुंह से निकल रहा था, एशियन कंट्री के लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, यूरोपियन और एशियन मिले तो वही चीज़ है कि एक इमोशनल ज़्यादा होंगे और दूसरे न्यूट्रल ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनियन कल्चर। यू ऑल नो अबाउट मैस्कुलिन कल्चर। मैस्कुलिन कल्चर सोसाइटी में जनरली अप्रिशिएट किया जाता है मटेरियलिज्म को, एग्रेसिवनेस एंड असर्टिवनेस को। वहीं फेमिनियन कल्चर की बात करें तो वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ रादर देन मटेरियलिस्टिक एक्विजिशन को, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये नहीं कि आपने अचीव क्या किया है। जो पीपल होते हैं फ्रॉम फेमिनियन कल्चर, वो क्या करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के इमोशंस हर्ट ना हो, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। वहीं हम मैस्कुलिन कल्चर की बात करें तो वहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और अचीवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलीफ इन फेटलिज्म।
कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ कंट्रीज का कल्चर ऐसा होता है जो कि किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, ओनली ऑन देयर डेस्टिनी। वो क्या सोचते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो होगा वो भी भगवान की मर्जी से। सब कुछ भगवान पर छोड़कर वो क्या करते हैं, खाली होके बैठ जाते हैं, अपने लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश ही नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं। वहीं पर कुछ कल्चर के लोग होते हैं, वो डेस्टिनी पर इतना बिलीव नहीं करते। वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क पर। वो अपने लिए अपना एम रखते हैं अपने सामने, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं और उसको वो अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है फेटलिज्म को लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पैट्रिकुलरिज्म। देखिए, यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या होगा, एक आइडिया है वो हर जगह यूज़ होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। यहाँ पर्टिकुलरिज्म के अंदर क्या है कि एक आइडिया हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। जैसे सिचुएशन होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आइडिया आप चूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग विद सबॉर्डिनेट। कुछ कल्चर होते हैं जो कि सबॉर्डिनेट के साथ, कुछ कल्चर्स में सबॉर्डिनेट के साथ पावर शेयर नहीं की जाती। वहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल पर तो शेयर हो जाती है पावर, लेकिन वर्टिकल लेवल की बात करें, मतलब सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, देन वो पावर शेयर नहीं करते। जबकि कुछ कल्चर्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, स्वीडन, जर्मनी, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ सबॉर्डिनेट्स के साथ पावर शेयर की जाती है, और सबॉर्डिनेट के साथ पावर शेयर करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन। अचीवमेंट क्या होता है, जहाँ पर आपको जो स्टेटस मिलता है ना सोसाइटी में, वो आपकी अचीवमेंट के बेस पर मिलता है कि आपने क्या अचीव किया, उसके बेस पर आपका एक ओहदा होगा सोसाइटी में। जबकि एस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मिले, कि हाँ मैं तो एमएलए खानदान से हूँ, तो मेरा जो है मेरी पहचान उससे है। मैंने अपनी पहचान खुद नहीं बनाई, मेरी पहचान किसी चीज़ से रिलेट कर रही है, मेरी एज की वजह से रिलेट कर रही है, मेरे मेल फीमेल होने की वजह से रिलेट कर रही है, या फिर मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, उस वजह से मेरे को कोई ना कोई ओहदा मिला हुआ है। तो अचीवमेंट क्या, जो आपने मेहनत करके ओहदा पावर खुद कमाया। एस्क्रिप्शन क्या, जो कुछ रीजंस की वजह से, चाहे तो आपकी एज की वजह से, चाहे जेंडर की वजह से, चाहे कास्ट की वजह से, चाहे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, आपको जो सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है वो मिले, वो हो जाता है एस्क्रिप्शन। तो यही है कि कहीं कहीं पर तो अचीवमेंट, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ कंट्रीज क्या, कुछ एरियाज भी ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कहाँ किसके बेस पर मिलेगा, आपने जो अचीव किया उसके बेस पर आपको स्टेटस मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपकी सीनियोरिटी के बेस पर और आपके ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उसके बेस पर आपको सोसाइटी में एक ओहदा मिलेगा। तो ये चीज़ भी क्या करते हैं, बिजनेस डील्स को इम्पैक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर था हमारा रिलीजियन एंड ग्लोबल बिजनेस। रिलीजियन एंड ग्लोबल बिजनेस, अगर आपने इस पॉइंट को समझना है ना, तो आप पीके मूवी अगर आप सबने बहुत अच्छे से देखी है, तो आपको ये पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिलीजियन ग्लोबल बिजनेस को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। देखिए, हर रिलीजन के अंदर हर चीज़ की अपना इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मैं बात करूँ जैनिज़्म की, अलग अलग रिलीजन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म, पता नहीं दुनिया भर के नंबर ऑफ रिलीजन्स हैं। तो यहाँ पर अगर जैनिज़्म की बात करें, तो जैनी जो लोग होते हैं वो कौन सा बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे, लेदर प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या हो गया कि जैनियों ने लेदर वाला काम करना ही नहीं है। वहीं हम मुस्लिम कल्चर की बात करें, तो वो मनी लेंडिंग बिजनेस में डील नहीं करेंगे। क्लियर। तो और इसके अलावा कलर भी इम्पैक्ट करता है, कि जैसे कि ग्रीन कलर मुस्लिम्स में बहुत अच्छा माना जाता है, वाइट कलर क्रिश्चियंस के लिए बहुत लकी कलर होता है। तो ये कलर हो गया, अ, कुछ हमारे खाने पीने की हैबिट्स हो गई, और हमारा क्या हम पहनते हैं क्या नहीं पहनते, वो सारा चीज़ें हमारे किसको इम्पैक्ट कर रहा है, बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। हर कंट्री का रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट है, तो रिलीजन किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, बिजनेस को। इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे तो आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले कल्चर, रिलीजन क्या है, कौन सी चीज़ उन पर
गुड इम्पैक्ट डाल सकती है, कौन सी चीज़ बैड इम्पैक्ट डाल सकती है, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।